वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। मैं श्रुति सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 11 चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इस चैप्टर का वीडियो 2 पार्ट में मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो आगे का जो पार्ट है वो हम शुरू करते हैं। अगला जो पॉइंट है जनता के महात्मा। यहाँ हम देखते हैं कि जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आते हैं तो वो जन नेता के रूप में सामने आते हैं। सबसे पहले वो भारत का दौरा करते हैं और यहाँ की समस्याओं का, यहाँ की जो हर वर्ग के लोग हैं उनसे मिलने का उन्हें मौका मिलता है और उनके जो हालात हैं उन्हें समझने का वो प्रयास करते हैं। और इसी तरह से जैसे कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, उसमें भी उनका सहयोग दिए थे। तो कई ऐसे आंदोलन हुए थे जिसमें कि महात्मा गांधी का सहयोग था। तो लोगों को ये विश्वास हो गया था कि महात्मा गांधी ही हैं, गांधी जी ही हैं जो कि उनके समस्याओं को दूर करेंगे। उनकी जो कठिनाइयां हैं किसानों के साथ, जैसे कि कई तरह के कर लाद दिए गए हैं, जो वन में लोग रह रहे हैं उन पर कई तरह के वन कानून लागू कर दिए गए हैं। तो इन सब से छुटकारा महात्मा गांधी जी ही दिला सकते हैं। तो पॉइंट क्या है? जनता के महात्मा। यहाँ हम देखते हैं कि कई जगह पर गांधी जी को लोग एक मसीहा के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक ऐसे व्यक्ति सामने आए हैं जो हमें मुसीबतों से, गरीबी से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी जो हैं वो टकराव को दूर करना चाहते थे। जो वर्गीय टकराव था उसे दूर करना चाहते थे और उनका कहना था कि सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए। तथा खेतिहर जो मजदूर थे उन्हें भी यकीन हो गया था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। और कई ऐसे उदाहरण हमें देखने के मिलते हैं, जैसे कि संयुक्त प्रांत में, जैसे हमें देखते हैं क्या कि वर्तमान हो गया उत्तर प्रदेश। यहाँ पर स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने का प्रयास किया था और इसमें वो सफल भी हो गए थे। इसके लिए वो महात्मा गांधी जी को उसके लिए वो सफलता के लिए उत्तरदायी मानते हैं और वो कहते हैं कि ये जो कार्य हुआ है ये गांधी जी की वजह से ही हुआ है। फिर हम आगे देखते हैं कि वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। यहाँ देखते हैं कि इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार है। तो यहाँ हम एक अंश देखा जा रहा है जो रिपोर्ट तैयार किया गया है जनवरी 1921 ईस्वी में। दूर दराज के गांव में भी गांधी जी का नाम सिक्का जितना चलने लगा था उसे देखकर अचंभा होता था। किसी को भी पता नहीं था कि वह कौन है, क्या है। फिर भी सब ने उन्हें मान लिया और वे कहते थे कि वह जो कहते हैं, वो जो कहेंगे वही कार्य करेंगे। उनके कहने का तात्पर्य ये था, वही सही है और उनका जो भी आदेश है वो पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा है, साधु हैं, एक पंडित हैं, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि वो एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदार का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। तो यहाँ दर्शाया गया है कि लोग महात्मा गांधी को इतना ऊंचा स्थान दिए हुए हैं, ये नहीं मानते। ये नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वो कौन है, गांधी जी कौन है, पुरुष है, देवता हैं, साधु हैं, संत हैं, क्या है, नहीं जानते हैं। बस ये जानते हैं कि वो जो कहेंगे वही सत्य है, वो जो कार्य करेंगे उसी को पूरा करेंगे। मतलब उनको इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, इतना अहमियत दिया गया है गांधी जी को, ये जनता के सामने दर्शाया गया है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं 1922 और 1929 की घटनाएं। यहाँ हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वो जो हिंसक आंदोलन है उसके ये विरोधी रहते हैं। महात्मा गांधी मारपीट, विद्रोह, किसी को भी परेशान करना, इसके खिलाफ थे। और इसी कारण क्या होता है कि फरवरी 1922 ईस्वी में जब किसानों की भीड़ चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला कर देती है और उसे जला दिया जाता है। तो कब जलाया जाता है? फरवरी 1922 ईस्वी को।
और जब ये वहाँ जला दिया जाता है, हंगामा होता है, तो ये जो कार्य होता है गांधी जी को अच्छा नहीं लगता है। और इसी कारण क्या होता है कि गांधी जी अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उस समय जब मारे गए थे तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस समय कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। वहाँ पर जो किसान जो थे वो बेकाबू हो गए थे। तो वो किसान जब बेकाबू हो गए थे तो क्यों हो गए थे? क्योंकि पुलिस वाले जो हैं उनके शांतिपूर्ण जो जुलूस निकाला जा रहा था उस पर गोली चलाना शुरू कर दिए थे। फिर हम आगे देखते हैं कि जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो उसी समय क्या होता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यानी कि आरएसएस की स्थापना की जाती है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ये जो दो घटनाएं स्थापना किया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं थी। और उसी समय क्या होता है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय रहते हैं। और इसी के दशक में क्या होता है, आखिरी दशक में महात्मा गांधी, आखिरी दशक में क्या होता है कि कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में पारित किया गया प्रस्ताव, और जिसके आधार पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। फिर हम देखते हैं क्या कि बहरे कानूनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी साथी थे वो सभी जो है शोषण के खिलाफ थे। जो शोषण कार्य चल रहा था, शोषक जो वर्ग थे उन्हें लड़ने के लिए मजदूर को, किसानों को मजदूर और किसानों के लिए क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 ईस्वी में, कब? तो ये 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटाला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज करने वाले थे सैंडर्स पुलिस अफसर की हत्या कर देते हैं। इसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर आगे अपने साथी उनके जो साथी थे जैसे बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों को सुनाना है, तभी विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उस समय भगत सिंह की आयु 23 साल थी। अगला जो पॉइंट है वो है दांडी मार्च। यहाँ हम देखते हैं कि पूर्ण स्वराज का मांग किया जाता है, प्रस्ताव पारित होता है। तो पूर्ण स्वराज का जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये सिर्फ कहने से ही पूरा नहीं होता। इसके लिए क्या था, लोगों को लड़ाई में उतरना था, आंदोलन करना था। इसके लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ऐलान करते हैं कि नमक कानून तोड़ने के लिए वो यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक का जो उत्पादन होता था या फिर बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादी जो नेता थे उनका मानना था, उनका कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। और गांधी जी और उनके जो अनुयायी थे साबरमती से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहाँ वो क्या करते हैं कि तट पर जो नमक बिखरा हुआ था उसे इकट्ठा करते हैं और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई। तो यहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि से जो महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र की हैं, अलग अलग इलाके की हैं। सभी जो महिलाएं हैं जैसे कि युवा हैं, वृद्ध हैं, अकेली हैं, विवाहित हैं, ग्रामीण हैं, शहरी हैं, हर क्षेत्र के लोग,
हर इलाके की जो महिलाएं हैं इस आंदोलन में शामिल हुई। और स्वतंत्रता संघर्ष महिलाओं के महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी थी, और बहुत उनकी जो हिस्सेदारी थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादियों को भी ये लगता है कि महिलाओं का जो सहभागिता है राष्ट्रीय आंदोलन में, महिलाओं की जो भागीदारी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ताकत है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी और उन्हें विभिन्न व्यवसाय में, शासन में जगह दिलाई। पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया गया। मतलब कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जब महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी करने लगी, वो सब साथ साथ आंदोलन करने लगी, हर क्षेत्र में अपना सहयोग देने लगी, तो पुरुषों के समान उन्हें भी स्थान दिया जाने लगा। फिर हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही हैं, तो उसी से संबंधित क्या है कि कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह जो है वो 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी। उन्हें उडुपी में विदेशी कपड़ों का शराब की दुकान को घेरेबंदी की। फिर क्या हुआ कि उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर वो रिहा हो जाती हैं, फिर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वो जेल से बाहर होती थी तो सभा करती थी, फिर लोगों को भाषण देती थी। ऐसे क्षण वो कहती थी कि ऐसा जो क्षण होता है, जैसे कि लोगों को बुनाई सिखाना, ये बुनाई कताई हो गया, या फिर उन्हें हर क्षेत्र में लोगों को जो सहयोग देती थी, तो उन्हें उनका मानना था कि उन्हें ये कार्य करने में उन्हें बहुत ही सुख का आनंद होता है, बहुत बड़ा सुख उन्हें मिलता है, बहुत ही आनंद आता है। अम्बाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती हैं। और हम देखते हैं कि आंदोलन में हिस्सेदारी जो है, महिलाओं का जो हिस्सेदारी थी वो बहुत ही ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा लोगों को ताकत दी थी। तो आगे हम यहाँ देख रहे हैं कि जब महात्मा गांधी दांडी तट पर पहुँचते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि नमक बिखरा हुआ है, उसे एकत्रित करते हैं और सार्वजनिक रूप से वो नमक कानून का विरोध करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि नमक कानून का विरोध करते हैं, तो पानी को उबालते हैं सबसे पहले और नमक बनाते हैं। इस आंदोलन में किसान हैं, आदिवासी हैं, महिलाएँ हैं, ये जो है सभी इस कार्य में, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अंततः क्या होता है कि भारतीय जनता का जो सहयोग है, ये जो सभी लोगों का समर्थन है, इस साझा के संघर्ष के चलते आखिरकार क्या होता है, अंत में क्या होता है कि 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया जाता है। तो प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है? संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता होता है, जिसे हम प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं। अब 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब आगे क्या होता है कि 2 साल बाद कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, तो हिटलर जो कि ब्रिटेन के हिटलर जो है आलोचनात्मक रूप से रवैया के कारण कांग्रेस जो है वो ब्रिटेन को का समर्थन करने के लिए, उनको मदद देने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बदले वो कांग्रेस चाहती है कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, और अंग्रेज़ों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया था। तो कांग्रेस जो सरकार है, इस विरोध में वो इस्तीफा दे देती है। आगे हम देखते हैं वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष हैं बाजी मोहम्मद। ये लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 ईस्वी को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर मारे गए। तो पुलिस फायरिंग से जो मारे गए थे, कितने लोग? 19 लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए हैं। 300 से ज़्यादा जो हैं वो घायल हुए थे। 1000 से ज़्यादा लोग कोरापुट ज़िले में जो जेल था वहाँ डाल दिया गया था। कई को गोली मार दी गई थी, फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक जो अंग्रेज़ों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे,
उनको भी फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन यहाँ दुख की बात ये था कि वीर लखन नायक जो थे वो जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो वह बिल्कुल उदास नहीं थे, बिल्कुल वो दुखी नहीं थे, बिल्कुल वो चिंतित नहीं थे। बस उन्हें चिंता इसी बात की थी, एक बात की थी, उन्हें दुख था कि वे स्वतंत्रता का जो प्रभात है वो नहीं देख पाएंगे। आगे हम देखते हैं भारत छोड़ो और उसके बाद। यहाँ हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये जो आंदोलन शुरू होता है एक नया चरण ही शुरू हो जाता है। वो अंग्रेजों को चेतावनी देते हैं और वो फ़ौरन कहते हैं कि अंग्रेजों से कहते हैं कि फ़ौरन भारत छोड़ दो। गांधी जी भारतीय जनता से आह्वान करते हैं, वो कहते हैं कि करो या मरो का सिद्धांत के पर वो चलते रहें और अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करते रहें। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो नारा दिया गया था वो था करो या मरो का नारा दिया गया था इसी समय। और इस आंदोलन में क्या था कि किसान हो गए, युवा लोग जो हो गए, वो सभी इस आंदोलन में कूद पड़े थे। भारी संख्या में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे। फिर हम देखते हैं क्या कि 1943 के अंत में क्या होता है कि 90,000 से ज़्यादा लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1,000 लोग जो हैं पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ से भी भीड़ पर गोलियां चलाई गई, गोलियां बरसाने लगे थे, आदेश दिया गया था। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1943 ईस्वी के अंत में इस तरह से भारतीय जनता के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार हो रहा था। इस तरह से जो बर्बरता के साथ भारतीय लोगों को मारा जा रहा था। फिर भी अंत में आखिरकार विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो 1940 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में? तो देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की गई थी। पर यहाँ पर इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का अलग जो पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था। फिर 1930 के दशक में 1930 के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। फिर हम आगे देख रहे हैं क्या कि ये जो तनाव है ये दोनों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ संगठनों पर जो तनाव है ये बढ़ता चला जा रहा था। और 1937 ईस्वी में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था यहाँ पर मुसलमान को, जैसे कि मुस्लिम लीग को, ये विश्वास दिला गया था, इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि मुस्लिम जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं और हमेशा इनकी जो भूमिका है वो गौण ही रहेगी। फिर मुस्लिम लीग का जो लीग को ये भय हो गया कि संभव है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। इसलिए 1937 ईस्वी में मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे ये जो फासला था, ये जो दूरी थी और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया था। फिर हम देखते हैं कि 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो 1945 ईस्वी में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। वहाँ पर वार्ता हुई, लेकिन ये जो वार्ता थी ये असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस ने इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ ही थे। फिर हम आगे देखते हैं क्या को 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में दोबारा जो है प्रांतीय चुनाव होता है और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा था, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की मांग पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली थी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ होता है ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक या अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि पाकिस्तान की मांग
पर चलती रह रही है। और मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करते हुए स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा गया था। फिर हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद, कैबिनेट मिशन जब विफल हो जाता है तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसके लिए फैसला करते हैं और साथ ही उसने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। कई दिन चलते रहे ये आंदोलन, चलता रहा। ये जो दंगा है कई दिनों तक चलता रहा। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 ईस्वी तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में ये हिंसा जो फैल गई, कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन के इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का मतलब कि महिलाओं को विभाजन के कारण बहुत से अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने घर छोड़ दिए, कई स्थानों से बिछड़ कर एक दूसरे से बिछड़ गए, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर वो रहना पड़ा उन्हें। विभाजन का नतीजा यह हुआ कि भारत की शक्ल सूरत ही बदल गई थी। उसके शहर का जो माहौल था वो बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया था। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन एक बहुत ये जो खुशी थी कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके साथ साथ पीड़ा भी था। ये जो देश है 2 भागों में बट गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। ये चैप्टर ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।